9th क्लास। बेटा अब हम करेंगे आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका सेक्शन बी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमने एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। देखो शेषफल ज्ञात करने के दो तरीके हैं यहाँ हमारे पास, या तो मैं इसको इससे भाग दे दूं या फिर एक मैंने आपको बताया था शेषफल प्रमेय से भी आप इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। वो बिल्कुल आसान विधि है, पहले हम वो कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो आप शेषफल प्रमेय से करें तो वो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, इसको मैं px मान लेती हूँ। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx है x प्लस 1। अब मैं gx को 0 रखते हैं हम, यानी x प्लस 1 को 0 रखते हैं, तो x क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 हम यहाँ रखेंगे पोलिनोमियल में, जहां जहां x है वहां आप क्या रख दो -1। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है ये वाला। क्या निकालने के लिए है? ये शेषफल निकालने के लिए। ठीक है, -1 का क्यूब -1 की पावर ओड है तो ये -1 ही आएगा, प्लस 3 -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। ठीक है, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा शेषफल क्या आया 0। ये हमारा आंसर है शेषफल प्रमेय से। ठीक है, और अगर आपने दूसरे तरीके से आपको सही लगता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका अनदर मेथड है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जैसे हम सिंपली भाग देते हैं तो भाग ही देंगे। ठीक है, तो अब हमारा तरीका क्या होता है, एक्स क्यूब को किस से भाग देते हैं, x से भाग देकर देखते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अब इससे गुना करोगे तो ये एक्स क्यूब, 1 को इससे गुना करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऊपर से लोगे। अब 2x स्क्वायर को जब मैं x से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 2x, है ना, यानी हमारा यहाँ आएगा 2x। अब इस 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2x को पहले x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट रहा है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1 x। ठीक है, प्लस के 1 ऊपर से लिया, अब x प्लस 1 यानी ये किस पर जाएगा 1 पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, साइन चेंज करोगे तो ये हमारा क्या बचा शेषफल। दोनों ही तरीकों से हमारा शेषफल आंसर सेम आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपका 2 मार्क्स का है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर, इसका हमने मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। 102 को मैं लिख देती हूँ 100 प्लस 2। ठीक है, अब इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो यहाँ हम सर्वसमीका लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लगाओ यहाँ a स्क्वायर यानी 100, यहाँ आप लिख लो a हमारा 100 है, b हमारा 2 है। इस फॉर्मूले में पुट करते जाओ, a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 100 और b कितना है 2। ठीक है,
100 का स्क्वायर यानी 100 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1, 0 कितनी आएंगी 4, 1 2 3 4। ठीक है, करना आता है ना ये तो। प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 2 सा 4, 4 को 100 से 400। ठीक है, अब जब मैं इसको ऐड करूंगी, इसमें 400 ऐड करना है और 4 ऐड करना है, 40401 10404। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी 2 मार्क्स का है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, के का मान ज्ञात करना है जब x माइनस 1 बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो। देखो x माइनस 1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है। तो क्या होता है, ये इसका गुणनखंड है। इसका मतलब जब मैं x माइनस 1 को 0 रखूंगी तो x क्या आएगा 1। इसका मतलब 1 इसको संतुष्ट करेगा। अगर मैं इस पोलिनोमियल को px का नाम दूं तो p1 हमारा क्या होगा 0। ठीक है ना, तभी तो ये उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका मतलब p1 क्या है 0, क्योंकि x माइनस 1 px ये इसको मान लिया है मैंने px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होता है तो क्या होता है, वो उसको संतुष्ट करता है। मतलब हमारा आंसर क्या होता है 0 होता है। p1 अब हमारा 0 है तो यहाँ x की जगह हम 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से के क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 यानी -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया के इज इक्वल टू -2। यही करना था हमने, के का मान ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। हमने इसके 4 हल लिखने हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के। इसके 4 हल लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि x की वैल्यूज आप पुट करते जाओ, y की निकलती जाएंगी, या y की पुट करते जाओ तो x की निकलती जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं x को रख देती हूँ 0। ठीक है, जब मैं x को यहाँ 0 रखूंगी तो क्या आएगा 2 गुना 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y कितना आ जाएगा 7 माइनस 0 7। ठीक है, तो हमारा एक हल हो जाएगा जब x 0 है तो y कितना है 7, यानी 0 और 7। अब मैं इसी इक्वेशन को x को रखूंगी 1 तो 2 गुना 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। वाई इक्वल टू 7 माइनस 2। वाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हल क्या हो गया, जब x 1 है तो y कितना है 5। ठीक है, ये दूसरा हल हो गया। अब x को हम क्या रखेंगे 2। ठीक है, x को 2 रखेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस y इक्वल टू 7। 2 2 जा 4, तो y कितना आ जाएगा 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 यानी 3। ठीक है, तो हल हो जाएगा हमारा 2, 3। ठीक है, 4 हल निकालने हैं 1 2 3। अब x को मैं रख रही हूँ 3। ठीक है, x को यहाँ 3 रखेंगे। 2 गुना 3 जमा y बराबर 7। 2 गुना 3 6 प्लस y बराबर 7। y कितना आ जाएगा 7। इसको इधर लेके आओगे माइनस का 6 तो y कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा हल क्या हो गया, जब x को 3 रखा है तो y कितना है 1। ठीक है, तो ये हमारे 4 हल हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
p का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर p का एक हल हो। देखो ये जो है ये इस समीकरण का हल है। अगर ये इसका हल है तो इसका मतलब मैं इस समीकरण में x को 2 रख सकती हूँ और y को 1 रख सकती हूँ। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। इस समीकरण में x की जगह 2 और y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 जमा 3 बराबर p। 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 बराबर p। ठीक है, तो हमने p का मान ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी ए की। देखो सर्वांगसम है, दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। अब पी आर क्यू है तो मैं त्रिभुज बना लेती हूँ पी आर क्यू। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी कर सकते थे पी आर क्यू, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है जहां से आप पहली त्रिभुज शुरू कर रहे हो वहीं से आप दूसरी त्रिभुज भी शुरू करोगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? सर्वांगसम है। यहाँ से शुरू की थी मैंने, तो अब मैं दूसरी भी यहाँ से शुरू करूंगी और बिल्कुल ऐसे ही उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकती मैं। पी आर क्यू लिखा है मैंने, तो यहाँ सी बी ए ही लिखना है। ठीक है, सी बी ए। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है, तो मुझे क्या बताना है? मुझे पहले बताना है क्यू आर पी क्यू और कोण बी। मुझे बताना है क्यू आर पी क्यू और कोण बी। ठीक है, अब क्यू आर ये है और इधर से इस त्रिभुज की ये वाली रेखा ये क्या है? ए बी। तो ये किसके इक्वल हो गई? ए बी की। ठीक है, उसके बाद मुझे पी आर बताना है, ये नीचे वाली है, इसकी नीचे वाली क्या है? सी बी। ठीक है, अब पी क्यू यानी ऐसे जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, तो ये सी। ठीक है, एंगल बी कहाँ है? ये है एंगल बी, तो इस त्रिभुज का एंगल ये वाला कौन सा है? आर। ठीक है, बहुत आसान है। आपको पता है जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उनकी भुजाएं संगत होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही आसान थे दो दो नंबर के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 8 जो है ये कितने मार्क्स का है हमारा? हाँ, 8 से 15 हमारे 4 अंकों के हैं। तो अब मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। 8th क्वेश्चन में हमें हर का परिमेयकरण की करना है। हर का परिमेयकरण हम करेंगे तो इसको मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसका हमारा बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, √5 माइनस √2। ठीक है, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। नीचे ध्यान से करो, √5 प्लस √2। ठीक है, और दूसरी टर्म है √5 माइनस √2। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास √5 माइनस √2 बाई, अब ये देखो ये √5 ये भी √5, ये √2 ये भी √2, यानी ये अगर a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये हमारी सर्वसमीका होती है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होती है। तो अब मैं नीचे वही लगाऊंगी, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, √5 माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 बताया हुआ है आपको, है ना। √5 का स्क्वायर यानी √5 मल्टीप्लाई √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। रूट को मैं लिख सकती हूँ 1/2। ठीक है, ये 1/2 हो गया और ये 2 ऑलरेडी पड़ा है तो 2 से 2 कट गया तो क्या आया? 5। बताया हुआ आपको, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, ऐसे ही √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2 कितने होते हैं? 3। ठीक है,
√5 माइनस √2/3। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत इजी क्वेश्चन था और आपका 4 मार्क्स का है ना। 8th का सेकंड, इससे इजी पेपर नहीं हो सकता बेटा आपके लिए। 32 की पावर 2/5। अब इसको हमने सरल करना है। देखो अब मुझे इसको, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको कुछ याद ना आए तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 पर जा रहा है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पर गए जाएगा तो 16 आएगा, फिर से 2 पर जा रहा है, फिर से 2 पर जा रहा है, फिर से 2 पर जा रहा है, फिर से 2 पर जा रहा है। कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, और इसकी पावर क्या है? 2/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर में है, ये ध्यान रखना है। 2 की पावर क्या हो गई? 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 यानी 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 8th का सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, हमने इनके निर्देशांक बताने हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है ए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी सी डी ई के निर्देशांक बताने हैं। देखो ए के निर्देशांक, इसको अब ध्यान से देखो। ए के निर्देशांक, ए कहाँ है? 3 पर, और 3 किस पर है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब हमें पता है एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की ये लाइन है। ठीक है, तो इस पर हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका वाई एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये यहाँ पर हमारा वाई क्या होगा? 0। तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे 3,0। ठीक है, और अब बी के देखेंगे, बी कहाँ है? बी भी उसी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर हमारा x क्या है? 5 है, और y क्या है? 0 है। ठीक है, ऐसे ही अब c के देखेंगे, c कहाँ है? ये रहा c। अब c को देखो, c किस पर है? y एक्सिस पर। ठीक है, तो y एक्सिस पर x क्या होगा? 0। तो अब ध्यान से, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ना कि 3। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? एक्स एक्सिस का। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है? 0, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। ठीक है, आ गई समझ? अब हम डी का देखेंगे। ये सी का हो गया, डी कहाँ है? डी ये रहा डी। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट के लिए, डी के कोऑर्डिनेट के लिए ये है, यहाँ x डैश है, यानी x क्या है यहाँ? -5। तो पहला हो गया -5। y का यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ y क्या है? 0। ठीक है, अब e के देखो, e के कोऑर्डिनेट क्या है? ये e है y डैश पर। ठीक है, e y डैश पर है, तो यहाँ पर x नहीं है, तो पहला 0 और दूसरा -4। ठीक है, नीचे है ना, यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी डी और ई के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बिंदु डी का भुज, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब डी पॉइंट देखो, ये रहा डी पॉइंट। डी में हमने एब्सिसा बताना है। एब्सिसा का मतलब एक्स वाला पॉइंट, भुज। भुज तो इसका क्या है? -5। ठीक है ना, पहला पॉइंट इसका क्या है? -5 हो गया सेकंड। और थर्ड है ई की कोटि, ऑर्डिनेट। कोटि का मतलब होता है वाई वाला पॉइंट। ई हमारा ये रहा, इसका वाई वाला पॉइंट ही दिया हुआ है, जो कि कितना है? -4। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमने पी और क्यू दोनों के निर्देशांक बताने हैं। पी कहाँ है? ये रहा P। अब इसको ध्यान से देखो, पहले P का x की तरफ देखोगे, ये देखो ये रहा x, तो ये किसकी सीध में आ रहा है? -3 की। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो -3। अब y एक्सिस की तरफ देखो, 5। ठीक है, तो P के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -3 और 5। ठीक है, और अब Q के, Q कहाँ है? ये रहा Q।
ठीक है। पहले क्यू का एक्स वाला पॉइंट देखो, ये रही एक्स एक्सिस पर क्या है 5। अब वाई वाला पॉइंट देखो, ये क्या है -4। ठीक है, तो क्यू के पॉइंट हो गए 5 और -4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो ध्यान से। ये हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, इसमें y/z 3:7 दिया है। यहाँ हमारा y है और ये हमारा z है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 3:7। तो अब मैं y/z जो है वो 3:7 है, इसीलिए मैं y को मान लेती हूँ 3x और z को मैं मान लेती हूँ 7x। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो बेटा, y और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब ABCD के समांतर है और CDEF के समांतर है, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। और हमें पता है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके एक ही तरफ के जो अंत्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो y और z इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने यहाँ रीजन लिखना है, पहले लिख दो यहाँ y प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि समांतर रेखाओं के अंत्य कोण एक ही तरफ के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो y प्लस z कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और y हमें दिया हुआ है 3x माना था हमने और z क्या माना था 7x। ठीक है, तो 3 + 7 10x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमारा x आ जाएगा 180 डिग्री बाई 10 यानी 18 डिग्री। ठीक है, अब x का मान आ गया तो अब मैं y भी निकाल सकती हूँ और z भी। तो y आ जाएगा 3 × 18 बराबर 54 डिग्री और z आ जाएगा 7x है, x का मान है 18, तो 18 7 जा 5 126 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया y और z, लेकिन हमने निकालना क्या है, हमने तो x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अब ध्यान से देखो, x ये रहा। अब x और y भी दोनों दो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंत्य कोण हैं, इसीलिए x और y दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ या लिख दो फिगर से x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई कितना आया है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और 1, 126 डिग्री। ठीक है, अब जो है हमारा z भी 126 है, y 54 है और x भी कितना आया है 126 डिग्री। ठीक है, अगर आपने इस सम में चेक करना हो तो मैंने आपको बताया है कि y प्लस z 180 होना चाहिए। तो y और z को ऐड करके देखो, ये भी 180 आ रहा है। और दूसरा अब x और y को भी ऐड करके देख लो, x और y को भी ऐड करके देखो, ये भी 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के सभी कोण 3:6:7:4 के अनुपात में है। हमने चारों कोण निकालने हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखो, ये आपको बताया हुआ है मैंने आपको कि जब भी हमें अनुपात दिया हो तो हम वो कोण मान लेते हैं। माना चतुर्भुज के चारों कोण हैं
3x, 6x, 7x और 4x। ठीक है, तो अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इन चारों को जोड़ दूंगी, आपने यहाँ लिखना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 3x जमा 6x जमा 7x जमा 4x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20x बराबर 360 डिग्री। तो x हो जाएगा 360 बटे 20, ही कट जाएगा, 2 18 पे कट जाएगा, तो x हमारा आ गया 18। तो हमारे चारों कोण कौन से आ जाएंगे, चारों कोण 3 गुना 18, दूसरा 6 गुना 18, तीसरा 7 गुना 18 और चौथा 4 गुना 18, यानी 18 तिये 54 डिग्री, 18 छिके 108 डिग्री और 18 सत्ते 126 डिग्री और 18 चौके 72 डिग्री। ठीक है, इन चारों को ऐड करके देख लो, 126, 108, 72 और 54, 4 और 2 6 और 8 14 और 6 20, 2 2 और 5 7 और 7 14 और 2 16, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 360 डिग्री, यही आना चाहिए था। तो सॉरी, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है हमारा। ठीक है, हमने क्या निकालने थे, चारों कोण। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये फिगर दी हुई है, पी क्यू आर हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, हमने निकालना क्या है, ओ पी आर, यानी हमने ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब ये बेटा केंद्र है, सब दिखाई दे रहा है, ये केंद्र है, ओ नाम दिया हुआ है इसको। जब भी हमें फिगर में केंद्र दिखाई दे जाए तो आप देखो क्या हमें केंद्र वाला कोण दिया हुआ है या कोई और। अब ये देखो, ये वाली जो हमारी वृत्तखंड बन रहा है, ये हमारा है ना, तो ये है, ये जो कोण है 100 डिग्री का है। हमें ये पता है कि जो केंद्र पर बना कोण, ठीक है, वृत्त के किसी अन्य भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा, ये डबल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 200, 100 गुना 2 200। ठीक है, अब पी ओ आर आ गया हमारा 200, लेकिन हमें निकालना कौन सा है, अंदर वाला, ये वाला। और अब ये पूरा सर्कल बन रहा है ना, और हमें पता है कि ऐसे पूरे सर्कल पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं 360 में से ये 200 माइनस कर दूं, 360 में से अगर मैं 200 माइनस कर दूं तो ये 160 आ रहा है, तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 160 डिग्री का, अंदर वाला कोण। ठीक है, फिगर मैं आपको दोबारा से बना देती हूँ ताकि आपकी समझ में क्लियरली आ जाए। यहाँ है हमारा, और यहाँ हमारा केंद्र है, ये एस। ठीक है, पी आर, और यहाँ है हमारा क्यू। ठीक है, ऐसे, और ये हमारा कोण दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका डबल हो जाएगा 200, और ये 360 में से 200 घटाएं तो ये वाला कोण हो जाएगा 160। अब ये देखो, ये केंद्र है, ये केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी, यानी ये वाली, ये क्या है, त्रिज्या। ऐसी केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी, ये भी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसका मतलब OP बराबर OR। ठीक है ना, अगर OP और OR दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी इस रेखा के सामने वाला कोण ये, ठीक है, और इस रेखा के सामने वाला कोण ये, इस त्रिभुज के अंदर, है ना, नीचे वाली त्रिभुज के अंदर, इस रेखा के सामने ये वाला कोण
और इस रेखा के सामने ये वाला कोण। अब दोनों ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, की हुई है हमने ये थ्योरम। ठीक है, तो अब ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालने के लिए मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 160 इसको मैं मान लेती हूँ, ये बराबर है इसके, इन दोनों को मैंने मान लिया x x, तो 160 जमा x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये x और x कितना हो गया, 2x बराबर 180 माइनस 160, ये हो गया हमारा 20 डिग्री। तो x हो जाएगा 20/2 यानी 10 डिग्री, यानी ये वाला कोण आ गया हमारा 10 डिग्री और ये भी कितना हो गया, 10 डिग्री। ठीक है, और हमने कौन सा निकालना था, OPR, यही कोण हमने निकालना था। तो ये हमारा हो गया एंगल OPR बराबर में 10 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि रुपए 12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने का व्यय 18,000 हो तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आयत का परिमाप क्या होता है, हमें आयताकार हॉल की फर्श का परिमाप दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि जो आयत होती है, आयत, ये मैं आपको आयत बना देती हूँ, ये आयत होती है ना। हमें पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसको मैंने लंबाई को L माना, L, ये B। परिमाप के लिए हम सभी भुजाओं का योग करते हैं। L में L जोड़ोगे तो 2L, B में B जोड़ोगे तो 2B। ठीक है, तो फर्श का परिमाप हमारा हो गया, 2 कॉमन ले लो, L प्लस B। परिमाप आपको पता ही है क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। अगर आपने ऐसे करना है ऐसे कर लो, जिसको फॉर्मूला याद है तो वो सीधा फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्श का परिमाप। ठीक है, परिमाप हमें कितना दे ही रखा है, 250। परिमाप कितना है, 250 बराबर 2L प्लस B। ठीक है, इसको मैं अब नंबर दे के रख लेती हूँ, समीकरण 1, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये हमें आगे क्या कह रहे हैं, ये हमें आगे कह रहे हैं कि यदि रुपए 12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने का व्यय, पहले फर्श की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, दीवारों की। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब हम दीवारों पर पेंट करवाते हैं तो उसका खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पर तो आता है 12 रुपए, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कितने मीटर स्क्वायर पर करवाना है। मुझे तो ये पता है कि मेरे कुल कितने रुपए लगने हैं, 18,000 रुपए। तो इसका मतलब अगर 18,000 रुपए लगेंगे तो मैं क्षेत्रफल मुझे निकालना है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर में हमारा हमेशा ही क्या होता है, क्षेत्रफल। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्षेत्रफल को पीछे रखूंगी। ठीक है, अब 12 रुपए कितने पर लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख दो कि 12 रुपए पेंट करवाने के लगते हैं, 12 रुपए पेंट करवाने के लगते हैं, किस पर, 1 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, अब 1 रुपया किस पर लगेगा, 1/12 पर। ठीक है ना, 12 रुपए में काम ज्यादा होगा, 1 रुपए में कम होगा, कम के लिए क्या करते हैं, भाग। ठीक है, तो मुझे तो 18,000 का काम करवाना है, तो 18,000 रुपए कब लगेंगे मेरे, 18,000 रुपए पेंट करवाने के लगते हैं, ज्यादा होगा हमारा क्षेत्रफल तो उसके लिए हम गुना करेंगे। ठीक है, तो अब इसको काट दो, ये कट जाएगा पूरा पूरा, 12 एकम 12, 8 में से 2 गए 6, 12 पंजे 60 और ये पीछे बचेंगी 2 0।
यानी ये आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, यानी 18,000 रुपए लगते हैं किस पर, अगर मैं 1500 मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाती हूँ। यानी जो मैंने पेंट करवाना है 4 दीवारी, वो उसका क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ लिख दो 4 दीवारी का, इसीलिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना हो गया। मुझे पेंट तो सिर्फ 4 दीवारों को करवाना है ना, छत और फर्श पर नहीं करवाना, ठीक है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर। मुझे अब हाल की ऊंचाई निकालनी है, ये ध्यान रखना है। अब 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, 2l + b × h। ठीक है, अब ये देखो, अब जो हमने सबसे पहले परिमाप को यूज किया था वो क्या था हमारा, 2l + b = 250। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2l + b का मान 250 जो है वो मैं इसमें रख दूंगी। 2l + b का मान हमारा कितना है, 250, वो मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ क्या बचा, h = 1500। तो h आ गया 1500 / 250, ये कट गया। अब ये 25 से पूरा पूरा कट रहा है किस पर, 6 पर। ठीक है, तो मेरी हाल की ऊंचाई कितनी आ गई है, 6 मीटर। ये मेरा क्या आ गया है आंसर, मुझे हाल की ऊंचाई ही निकालनी थी। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बेटा, हमें माध्यक दे रखा है, मुझे x का मान निकालना है। अब बेटा माध्यक में आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि माध्यक में हम सबसे पहला काम ये करते हैं, या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। इसीलिए इन्होंने ये काम हमें करके ही दे दिया है ना। ये कह रहे हैं इनको हमने आरोही क्रम में लगा दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। इट मीन्स आपने इसको आरोही क्रम में नहीं लगाना, ये ऑलरेडी आपके आरोही क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते थे, हम ये देखते थे कि ये संख्याएं सम है या विषम, इवन है या ओड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं। अब हमें ये पता है कि जब संख्याएं सम होती हैं, संख्याएं सम हों तो माध्यक कैसे निकालते हैं। तब माध्यक के लिए हम कौन सी संख्याएं निकालते हैं, n/2 और n/2 जमा 1 नंबर की पहले संख्याएं निकालते हैं, फिर उसका क्या निकालते हैं, माध्य। ठीक है, n अब हमारा कितना है, जितनी संख्याएं हैं ये 10 थी ना, तो 10/2 और 10/2 जमा 1 यानी 5वीं संख्या, और 5 जमा 1 यानी 6ठी संख्या, यानी 5वीं प्लस 6ठी संख्या, 6ठी संख्या का माध्य का क्या निकालना है हमने, माध्य। वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। ठीक है, अब 5वीं और 6ठी संख्या देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5वीं और ये 6ठी। इन दोनों का माध्यक क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, x + x + 2/2। ठीक है, अब माध्यक कितना है, 63, तो माध्यक की जगह रख दो 63। ठीक है, 63 बराबर x + x 2x + 2/2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ऊपर आ जाएगा x + 1/2, 2 से 2 कट गया, 63 बराबर x + 1, तो x हो गया 63 - 1 62। ठीक है, x का मान ही निकालना था हमने, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 सिक्कों को 200 बार उछाला जाता है। इसमें हमें बारंबारताएं दे रखी हैं, चित आने की संख्या दी हुई है। देखो बेटा, जब भी हम किसी सिक्के को उछालते हैं या तो चित आता है या पट आता है। तो ये कह रहे हैं 200 बार उछाला गया है किसी सिक्के को,
उसमें से चित आने की संख्याएं हमें दी गई हैं। हेड या टेल होता है ना, तो हिंदी में उसको बोलते हैं चित और पट। ठीक है, तो 200 बार उछालने पर चित अगर 3 बार आने की संख्या है 23 बार, अगर चित 2 बार आया है वो है 72 बार, चित 2 बार आया है। ठीक है, और चित 1 बार आया है 77 बार। ठीक है, और चित आया ही नहीं है ऐसे कितनी बार हुआ है? 28 बार। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है? अब हमने निकालना है, सबसे पहले प्रायिकता निकालनी है दो चित आने की। तो पहले तो सबसे पहले दो चित आने की प्रायिकता ये लिखो क्या होती है। दो चित जितनी बार आ रहा है, दो चित आने की संख्या, दो चित आने की संख्या बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी जितनी बार सिक्का उछाला गया है। दो चित कितनी बार आ रहे हैं? दो चित आ रहे हैं 72 बार। ठीक है, और कुल परिणाम यानी 200 बार सिक्का उछाला गया है। तो ये हो जाएगा 72 बटे 200। अब इसको मैं काट लेती हूँ। ये हमारा 4 पे कट रहा है, 2 पे भी काट सकते हो आप, 2 बार काट लेना। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 पंजे 20, जीरो। अब ये दोबारा भी कट रहा है 2 पे, 2 निम 18, तो ये आ जाएगा 25, 9 बटे 25, आगे नहीं कट रहा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? कम से कम दो चित। देखो दो चित तो आने ही आने हैं, दो आ सकते हैं, कम से कम तो 3 भी आ सकते हैं, अधिक से अधिक 3 आ सकते हैं, और कम से कम 2, 2 से कम नहीं जाना, 2 ही सबसे कम है। ठीक है, तो 2 और 3 भी हो सकते हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कम से कम दो चित आने की प्रायिकता। इसमें क्या लिखोगे? कम से कम दो चित आने की संख्या बटे में कुल। ठीक है, तो वो कितनी है? 23 प्लस 72 बटे में कुल 200। 3 और 2 5, 2 और 7 9, 95 बटे 200। अब ये हमारा कट रहा है 5 पर, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, 5 नीम 45, 5 चौके 20 और जीरो 19 बटे 40। ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब होगा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या पूछा गया है? थर्ड में पूछा गया है 3 पट। देखो 3 हमारे पास चित तो है लेकिन पट नहीं है। 3 पट कब आएंगे? जब हमारे पास चित 0 हो, क्योंकि सिक्के को 3 ही बार उछाला गया है ना, 3 बार, यानी हमारा चित आना ही नहीं चाहिए। तीनों बार क्या होना चाहिए? पट ही होना चाहिए। अगर चित तीनों बार पट का मतलब चित नहीं होना चाहिए, यानी चित कितना होना चाहिए? 0। तो ऐसी कितनी बार हुआ है? 28 बार। ठीक है, तो आप लिखोगे कि तीनों पट आने की प्रायिकता, तीनों बार पट आने की प्रायिकता। ठीक है, इसको लिख लोगे आप, तीनों बार पट आने की संख्या बटे में कुल, तो वो कितनी है? 28 बटे में कुल कितना है? 200। अब इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 चुके 8, जीरो 14, 2 पंजे 10, जीरो। तो ये हो गया 7 बटे 50। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हमारा हो गया है सेक्शन सी तक कंप्लीट। अब हमारा रह गया है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये आपके 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद है हमारे ये जो हमारा डी सेक्शन है, ये हमारा 5 अंकों वाले क्वेश्चन हमारे रह गए, 16वां 17वां 18वां और 19वां। 4 क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो अब के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।